Hey, hi everyone. I welcome you all to one of the most important lecture of UPSC Prelims 2026. यहाँ पे हम मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs की बात करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर. पिछले कुछ सालों में बहुत लोग के मार्क्स यहाँ से बढ़े हैं. नाउ जो आपका मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs है, यह आपके हंट सीरीज़ का ही पार्ट है, राइट. आपको पता है कि हंट सीरीज़ में हमारा 2 सेक्शन होता है. पहला सेक्शन होता है आपका मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs एंड द सेकंड वन इज़ क्लियरिंग द कट ऑफ सीरीज़. यहाँ पे हम उन हिडन टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ से आपको श्योर शॉट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में. वो जो हम एक प्लेट्यू की बात करते हैं, काफ़ी लोग 60 के 70 के रेंज में फंसे रहते हैं. वो प्लेट्यू ब्रेक करने का काम ये करता है हंट सीरीज़. नाउ हंट सीरीज़ में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हंट सीरीज़ में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे. बट इस वीडियो में हम उसके एक सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs. ना आप सबको पता है कि PYQs का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. हम एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ पे देखो आपके सामने एक पिक्चर है. आप वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. आई वॉन्ट एवरीवन कि आप वीडियो को तुरंत पॉज करो एंड पॉज करने के बाद 10-12 सेकंड के लिए आप एनालाइज करो इस पिक्चर को एंड ये कमेंट करो कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है. आई होप आप सबने कमेंट किया होगा. अगर आपने इस पिक्चर को पहले नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे सिर्फ रैंडम ब्लैक एंड वाइट पैचेस दिख रहे होंगे. नाउ अब आप इस इमेज को देखो. सेम इमेज है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, बस हमने यहाँ पे आउटलाइन कर दिया है. आउटलाइन देखने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि ये एक एनिमल की पिक्चर है, ये एक काऊ की पिक्चर है और जो फिगर है वो काफ़ी विजिबल हो गया. सो यहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी वो इमेज चेंज नहीं हो रही है, बस पैटर्न का रिकग्निशन चेंज हो गया है. ना अगर इसके बाद मैं आपको फिर से पहली इमेज दिखाऊं तो अब इस इमेज में आउटलाइन नहीं है, बट बिना आउटलाइन के भी आप डिसाइफर कर पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक काऊ की इमेज है, यहाँ पे एक एनिमल की इमेज है. इनफैक्ट आप अनसी नहीं कर पा रहे होगे, चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होगे. और ये इमेज आपके लिए सिर्फ एक रैंडम इमेज नहीं रही. ना यही होता है जब हम PYQ एनालिसिस की बात करते हैं, हम मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs की बात करते हैं. बिकॉज आप बिना PYQ एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको सारे फैक्ट बहुत रैंडम लगेंगे. टू मच फैक्ट, टू मच टॉपिक, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, मल्टीपल टॉपिक आपको दिखेगा, रैंडम फैक्ट्स आपको दिखेगा. कोई क्लू नहीं होता है कि UPSC क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है. इसका भी क्लू नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. कोई पैटर्न आपके दिमाग में नहीं रहता है कि किस रास्ते हमको जाना है. डैट मीन्स कि सब कुछ आपको रैंडम लगता है एंड दिस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग. क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ में नहीं आता. बट जिस तरीके से हमने इमेज में आउटलाइन बनाया था, उसी तरह जब आप PYQs को एनालाइज करते हो तब आप ये क्लियरली देख पाते हो कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, कौन सा थीम रिपीट हो रहा है, कौन सा ब्रॉड एरिया जो है वो रिपीट हो रहा है, स्टेटमेंट UPSC कैसे फ्रेम कर रहा है, ट्रैप कैसे UPSC सेट कर रहा है, कौन से हाइडिंग एरियाज़ हैं, कौन से हिडन एरियाज़ हैं. ये सारी चीज़ें आप कब देख पाओगे, जब आप प्रॉपरली PYQs को एनालाइज करोगे. सो PYQ एनालिसिस विल गिव यू द आउटलाइन ऑफ UPSC माइंडसेट, राइट. तो बाय डूइंग मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs हमारा मेन एम क्या होगा, हमारा आउटकम क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा क्या होगा. एक्सपेक्टेड आउटकम तो हमारा यही होगा that we have to increase our marks by +25. एटलीस्ट बेयर मिनिमम कम से कम 25 से 30 मार्क्स आपका बढ़ेगा एग्ज़ाम में. जो आपका प्लेट्यू है, जितना आप मार्क्स लाते हो उसके ऊपर अगर आप PYQs को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो कम से कम आप +25 30 रहोगे. हज़ारों बार आपने सुना होगा, हज़ारों लोगों से आपने सुना होगा कि PYQ एनालाइज करना है, बट इन रियलिटी PYQ एनालिसिस होता किस तरीके से वो हम सीखेंगे. जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, किसी PYQs को देखते हो, कोई भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसका हम जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस 2 पार्ट में होता है. एक पोर्शन आपका रहेगा प्रिपरेशन लेवल पे, दूसरा पोर्शन आपका रहेगा सॉल्विंग ऑफ PYQs.
जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन को देख के यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है। टॉपिक क्या है, क्या ये ऐसा टॉपिक है बहुत ही सेग्रीगेटेड है, बहुत ही आइसोलेटेड है, इक्का दुक्का बार पूछा जा रहा है। इसके बाद ये किस थीम पे पूछा गया है। नॉट थीम एंड टॉपिक एनालाइज करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जब आप थीम एनालाइज करोगे तो यहाँ पे ये भी देखोगे कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कितने डेप्थ में पूछा गया है। सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज पूछ रहा है, आपसे ब्रॉड नॉलेज पूछ रहा है, या फिर बहुत ही माइन्यूट चीज़ें पूछ रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में। जब आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म के PYQs लगाओगे देन यू विल रियलाइज़ कि यूपीएससी इन टॉपिक्स में बहुत डीप जाता है, राइट। सो इस एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर नेक्स्ट, दैट इज़ योर प्रोबेबल टॉपिक्स, राइट। बिकॉज PYQ एनालिसिस का मतलब यही होता है कि क्या आने वाला है उसको हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकें एंड उस डायरेक्शन में हम अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। यह आपके प्रिपरेशन का पार्ट रहेगा। इसके बाद जो सेकंड रोल होता है मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs का, वो होता है एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ PYQs। नाउ जब आप सॉल्विंग की बात करते हो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यू हैव टू सी कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम किया है। क्योंकि एक बार आप माइंडसेट समझ जाओगे तो पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत इजी हो जाता है। आई वुड से कि ये आपका हिडन पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। हिडन तभी तक रहता है जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप एनालाइज नहीं करते हो। अदरवाइज आप एक बार समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो क्वेश्चन में पैटर्न फाइंड आउट करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जो हम बात करते हैं क्वेश्चन में आपको क्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, राइट। आपने हज़ारों बार सुना होगा एलिमिनेशन टेक्निक का। एग्ज़ाम के बाद हमेशा लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया है, बट आई वुड से कि एलिमिनेशन को आप बहुत गलत तरीके से देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें आपको देखनी है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और सिर्फ आप उसी को पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे, उसी को एग्ज़ाम में देख के जाओगे, तो आपका पॉजिटिव आने की जगह 2-3 मार्क आपका नेगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को इंटरनलाइज नहीं कर रहे हो। दिस इज़ वाई मैं कभी भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ नहीं करता। आई ऑलवेज यूज़ द वर्ड क्वेश्चन डिडक्शन टेक्निक। आपको डिड्यूस करना होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, क्वेश्चन में कोई ट्रैप है या नहीं है, क्वेश्चन ब्रॉड है, क्वेश्चन जर्नल है, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। जब आप इन चीज़ों को देखना समझ जाओगे, सीखना समझ जाओगे, तो ऑटोमेटिक आप हर उस क्वेश्चन को उस तरीके से देखोगे दैट यू हैव टू डिड्यूस द क्वेश्चन, राइट। एक बात आप और ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट इन द सेंस कि जब हम सिंगल ऑप्शंस की बात करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है। सो यू कैन से कि मोर द स्टेटमेंट ईजियर द क्वेश्चन, क्योंकि जितने स्टेटमेंट होते हैं उतना आपको चांस मिलता है क्वेश्चन को और बारीकी से समझने का। सो हमने यहाँ देखा जब भी आप PYQs को एनालाइज करोगे 2 पार्ट में, पहला पार्ट आपका प्रिपरेशन का पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट आपका सॉल्विंग का पार्ट रहेगा, और ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रीज़न इज़ कि पहले पार्ट पे ही दूसरा लाई करता है, दूसरा स्टैंड करता है। अगर आपका प्रिपरेशन का पार्ट वीक रहेगा तो जो आपका सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक वीक रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे आप PYQs को समझोगे नहीं बल्कि PYQs को लगाओगे, और आपको PYQ सिर्फ लगाना नहीं है, PYQs आपको समझना भी है, राइट। सो मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs विल हेल्प यू, पहला थीम एनालिसिस में, दूसरा क्वेश्चन डिडक्शन में, तीसरा पैटर्न रिकॉग्निशन में, एंड द फोर्थ वन इज़ प्रोबेबल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, किस डायरेक्शन में हमको अपने प्रिपरेशन को ले जाना है। और जो ये 1.5 महीना 2 महीना है, किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करते हो, यही आपकी तैयारी की दिशा और दशा तय करेगा। नाउ आई होप कि आपने इस PDF को डाउनलोड कर लिया होगा। इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जितने भी यहाँ पे डिडक्शन प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको हम बाद में देखेंगे, एक एक करके जब हम PYQs एनालाइज करेंगे उस हिसाब से हम इन प्रिंसिपल्स को देखते जाएंगे। बट इसको आप डाउनलोड करके इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना है एक बार। इस PDF के साथ आप इस PDF का भी प्रिंट आउट निकाल लेना। ये आपका हीट मैप है,
यहाँ से आपको थीम एनालिसिस में हेल्प मिलेगा। कौन सा थीम कितने बार पूछा जा रहा है, कितने फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है और कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लो, टेबल पे आपकी ये हमेशा रहना चाहिए। एक और चीज़ है, काफ़ी लोग ये डाउट पूछते हैं कि हमको कब से कब तक का पीवाईक्यू एनालाइज करना है। कुछ लोग 30 साल कहते हैं, कुछ लोग 35 साल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1995 से आप पूरा करते रहो, 45 साल, 50 साल। देखो, डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किया है, आपका ये पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड आपका होना चाहिए 2015 से लेके 2025 तक का। ये तो आपको करके ही जाना है, ये नॉन नेगोशिएबल है। 15 से 25 आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद 2011 से लेके 2014 तक का, इनके पीवाईक्यूज़ को आप देख सकते हो। बहुत डीप में नहीं जाना है, हर एक ऑप्शंस को बहुत बारीकी से एनालाइज नहीं करना है। बट मान लो क्वेश्चन 2011 से पूछा जाए, 2012 से पूछा जाए, उस थीम पे पूछा जाए, कोई ऑप्शन रिपीट हो जाए, तो आपका सही होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 में क्या पूछा गया है, 2012 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 में कौन से पूछे गए हैं, 14 में कौन से पूछे गए हैं। सो ऑल इन ऑल, टू बी ऑन सेफर साइड, आई वुड से कि आप कम से कम 2011 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज़ अगर से कर लोगे, तो ये इक्विवेलेंट है जो 45 साल 50 साल के पीवाईक्यूज़ करके जाते हैं। देखो, इसके पीछे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप पूरे 45 साल या 50 साल के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज नहीं कर पाओगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको 45 साल 50 साल का पीवाईक्यूज़ करा रहे हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू कराते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, उसका ये 4 ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अगर यही करना है तो आप 45-50 साल क्या, इसको 70 साल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे आप एमसीक्यू लगाते हो, जैसे आप मॉक लगाते हो, उसके जगह आप पीवाईक्यूज़ लगा लो। बट व्हेन आई से मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज़, तो यहाँ पे आपको थीम एनालाइज करना होता है। यहाँ पे ऑप्शंस को देख के ये सोचना होता है कि मान लो ये 2 ऑप्शंस पूछा गया है, तो इनसे हम 2-3 चीज़ें और क्या पढ़ सकते हैं। बहुत डीप में जाके भी नहीं देखना है कि हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हो कि यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। अदरवाइज़ जो भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, पूरा चेन रिएक्शन होता है। यहाँ से पढ़ोगे कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो एक क्वेश्चन से ही आप डील नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करोगे, आपका एक दायरा सेट रहेगा, और ये दायरा कितना सेट रहेगा ये भी आपको पीवाईक्यूज़ से ही पता चलेगा। हमने ऊपर देखा था ना कि जब आप मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज़ करोगे, तो ये आपको डेप्थ भी बताएगा कि कितना डेप्थ में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर पीवाईक्यूज़ को कवर करना है, राइट। सो अभी तक हमने थियरी देखा है, किस तरीके से आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है एंड हाउ इट विल हेल्प यू। नाउ चलो प्रैक्टिकल करते हैं, लाइव देखते हैं कि आपको पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना है। ये 2025 का पेपर है। एक बात आप और ध्यान रखना, कम से कम 2021 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज़ को आप इस तरीके से एनालाइज करोगे। एक एक क्वेश्चन को उठाओगे, एक प्रॉपर टेबल बनाओगे, एक साइड आपका क्वेश्चन रहेगा और दूसरे साइड आप अपनी लर्निंग लिखोगे कि इस क्वेश्चन से आप क्या क्या सीखे हो, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सा आपने टेक्निक लगाया है, क्या इसको देख के प्रोबेबल क्वेश्चन आप फाइंड आउट किए हो, ये किस थीम से रिलेटेड है, कैसे आप क्वेश्चन को डिड्यूस किए हो। ये चीज़ आप 2021 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज़ का करोगे। इनफैक्ट मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2021 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपका जो एनालिसिस है, आपका जो लर्निंग है पीवाईक्यूज़ को लेके, उनको आप लिस्ट डाउन करते रहो, उनको आप नोट डाउन करते रहो। नॉर्मली हम क्वेश्चन पेपर में उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, बट बाद में वो चीज़ कभी रिवाइज नहीं होता। इसीलिए आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाना है, सो दैट आपका खुद का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। इकोनॉमी का बन जाएगा 2021 से 2025, उसी तरह पॉलिटी, उसी तरह साइंस, उसी तरह एनवायरनमेंट, राइट। इसके बाद यहाँ पे आप टेक्निक भी देख सकोगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आपने डिसाइफर किया है, एंड प्लस क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलो लेट अस सी सम एग्जांपल्स हाउ यू हैव टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस। ये 2025 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। पहले बॉन्ड्स है, फिर हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी हमने समझा था पीवाईक्यू एनालिसिस का 2 पार्ट है। पहला आपका
प्रिपरेशन का पार्ट है, दूसरा आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, डेट इज़ सॉल्विंग का पार्ट है, कैसे आप PYQ सॉल्व करोगे। प्रिपरेशन के पार्ट में आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, आपको थीम मिलेगा, आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पोटेंशियल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है। ये क्वेश्चन इकोनॉमी से आया है। इकोनॉमी में ये किस थीम से पूछा गया है, ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का थीम है। तो यहाँ पे आपने थीम को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड इस थीम से कई बार क्वेश्चन आया है। जब भी आप मनी मार्केट के बारे में बात करते हो, आपसे ट्रेजरी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पूछा जा चुका है, कमर्शियल पेपर के बारे में पूछा जा चुका है, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारी चीज़ें रिपीट कई बार हुई हैं। सो ये थीम काफ़ी रिपीटेड है। पहली चीज़ आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली कि ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नाउ सेकंड थिंग इज़, जब यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख रहे हो, इनफैक्ट 4 स्टेटमेंट देख रहे हो, आपने बॉन्ड्स को देखा, स्टॉक्स को देखा, हेज फंड्स को देखा, वेंचर कैपिटल को देखा, तो बॉन्ड एंड स्टॉक्स यूपीएससी ने कई बार पूछा है। पहले भी यूपीएससी ने रिपीट किया इस टॉपिक को। इनफैक्ट इसी पेपर में बॉन्ड स्टॉक को 1-2 बार और पूछा गया है। बट वहीं पे जब आप हेज फंड को देखते हो, आप वेंचर कैपिटल को देखते हो, तो यूपीएससी ने इसको बहुत बार रिपीट नहीं किया है। वेंचर कैपिटल को तो पूछा है, हेज फंड को तो बहुत रेयरली पूछा है। इनफैक्ट 2011 से 2025 तक में तो कहीं नहीं पूछा है। इसीलिए यहाँ पे आपका ये पोटेंशियल एरिया बन जाता है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। बॉन्ड स्टॉक्स को तो आप रिवाइज करोगे ही, बट इसके साथ PYQ एनालिसिस में जो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग मिली है वो है हेज फंड क्या होता है, ये देखना है आपको, वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये देखना है आपको। इसके साथ साथ आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी देखोगे, इससे रिलेटेड है। आप फंड ऑफ फंड्स को भी देखोगे। आप वेंचर कैपिटल की बात कर रहे हो तो आप स्टार्टअप को देखोगे, स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या होता है उसको आप चेक करोगे। आप यूनिकॉर्न की बात करोगे, स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस कब मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी PYQ एनालिसिस से होंगी। क्या क्या होंगी एक बार यहाँ पे लिख लो। आप शेयर के बारे में पढ़ोगे, आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, इनको तो आप पढ़ ही रहे हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, हेज फंड हो जाता है, वेंचर कैपिटल हो जाता है। इसके बाद प्राइवेट इक्विटी क्या होता है वो आप देखोगे, आप फ्यूचर्स देखोगे, आप ऑप्शंस को देखोगे, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखोगे, आप फंड ऑफ फंड्स देखोगे, आप स्टार्टअप के डेफिनेशन देखोगे, आप देखोगे स्टार्टअप को कैसे यूनिकॉर्न स्टेटस मिलता है, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। ये हो गया आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट। ना हम सॉल्यूशन को देखते हैं, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ इन चारों को आप देखो। सबसे पहली चीज़ तो हेज फंड में देखो, यहाँ पे फंड ही आ रहा है, तो हो सकता है कि ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो, बट इसको फाइंड आउट करने से आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 दिया है। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इनमें से AIF हैं। यहाँ पे आपको हेज फंड और वेंचर कैपिटल के बारे में मालूम नहीं पता है, फिर भी आपको बॉन्ड्स के बारे में पता है, आपको स्टॉक्स के बारे में पता है। डेट ये क्या है, ये एक टाइप की सिक्योरिटी हैं, ये एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। बेसिकली ये क्या है, ये आपके डायरेक्ट एसेट हैं। आपने बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो कम से कम आपको इतना पता होगा कि किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हो, स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हो। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आप किसी कंपनी में हेज फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, वेंचर कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में ये दोनों आता है और एक कैटेगरी में ये दोनों आता है। ये आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है, ये आपका फंड है। हेज फंड के नाम में फंड लिखा हुआ है, और वेंचर कैपिटल यू नो की जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, VCs हो गए, राइट। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में कुछ सोचना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस तरीके से आपको डेवलप करनी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इकोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए था। बट मैंने आपको बताया कि मान लो आपको नहीं भी पता है, फिर भी आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करके किस तरीके से आप क्वेश्चन को डिड्यूस कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमने अभी थीम एनालाइज किया था कि ये आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट थीम है यहाँ पे,
तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या है, दैट मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है लेस देन 1 ईयर का, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रेटर देन 1 ईयर का। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करो या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करो, वहाँ पे ना तो हेज फंड आता है ना ही वेंचर कैपिटल आता है, क्योंकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एंड ये दोनों क्या हैं, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, राइट। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पे सोच सकते थे कि ये एक अलग कैटेगरी है और ये एक अलग कैटेगरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ये और ये AIF हैं। उसी तरह देखो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली चीज़ है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, तीसरा है पेंशन फंड मैनेजमेंट, चौथा है लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, पांचवा है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी। ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप थीम एनालाइज करो। थीम क्या है, RBI एंड कमर्शियल बैंक है। ये भी थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs देखोगे तो RBI से, कमर्शियल बैंक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि बैलेंस शीट RBI की क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। पहला टॉपिक तो आपका यही हो गया। देखो यहाँ पे जो हमने बनाया था उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट देखना है RBI का। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, सेकंड आपको देखना है कि RBI और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है। इसके बाद आपको फंक्शन ऑफ RBI को देखना है। RBI का जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो एक फंक्शन होता है कि RBI है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि RBI सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करेगी। उसी तरह RBI का एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस देखो, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखोगे क्या होता है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखोगे क्या होता है। इसके बाद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, सो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व एक टॉपिक हो जाता है। फॉरेक्स रिजर्व के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं वो हो जाता है। हम SDR की बात करते हैं तो SDR क्या होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहीं पे आप थोड़ा सा IMF को भी देख सकते हो। जब फॉरेन करेंसी के बाइंग सेलिंग की बात होती है तो यहीं पे आप एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन को भी देख सकते हो, किस तरीके से RBI जो है वो इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, एक्सचेंज रेट को किस तरीके से मैनेज करता है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको PYQ एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगे। उसी तरह देखो जब हम पेंशन फंड की बात करते हैं तो पेंशन फंड को मैनेज कौन करता है, राइट। हमने यहाँ पे देखा प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ करेंसी, तो यहाँ पे आपको देखना है कि RBI कौन कौन से करेंसी प्रिंट करता है। 1 रुपये का नोट प्रिंट करता है कि नहीं करता है, करेंसी कौन प्रिंट करता है वर्सेस कॉइन कौन प्रिंट करता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है सेन्योरेज, ठीक है, SEIGNIORAG। सेन्योरेज क्या होता है, जब हम RBI की बात करते हैं तो सेन्योरेज एक टर्म आता है। इस टर्म को देखोगे ये भी आपके PYQs के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे RBI की बात हो रही है तो RBI के साथ साथ आप SEBI को देखोगे, आप IRDAI को देखोगे, आप PFRDA को देखोगे, आप नाबार्ड को देखोगे। किसको कब इस्टेब्लिश किया गया, किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका स्टैटिक ही हैं, बट यही होता है प्रोबेबल टॉपिक, से ही होता है रिवर्स लर्निंग। आपको PYQs पढ़ के PYQs का मेटा एनालिसिस करके ये देखना होता है कि मैं स्टैटिक पे किन टॉपिक्स पे फोकस करूँगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी स्टैटिक ही है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी स्टैटिक ही है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं है। ये तो रही आपका प्रिपरेशन वाली पार्ट। ना इसके बाद हम देखते हैं सॉल्विंग वाला पार्ट। पहली चीज़, इन पांचों ऑप्शन में से आप थर्ड देखो। अगर पेंशन को RBI मैनेज करेगा तो PFRDA क्या करेगा। डेट मीन्स कि पेंशन जो है वो RBI मैनेज नहीं करता है, ये तो क्लियर है। 3 आपका गलत हो जाएगा तो आपका ये ऑप्शन जाएगा, आपका ये ऑप्शन जाएगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखो, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। अगर RBI ही डायरेक्ट लेंडिंग करने लगेगा तो कमर्शियल बैंक किस काम का होगा। डेट मीन्स कि ये भी बिल्कुल एब्सर्ड है, बट सिंस आपने थर्ड को एलिमिनेट कर लिया है तो फोर्थ ऑटोमेटिक आपका एलिमिनेट हो ही गया है। आपको सिर्फ 1 2 देखना है, 1 2 5 देखना है। 1 2 दोनों में है तो आपको 5 देखना है।
प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये भी आपका करेक्ट है, तो आपका हो जाएगा डी 1, 2 एंड 5। बट यहाँ पे जो कैवियाट है वो 1 रुपये का नोट है, वो कॉइन्स है। और ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है अगली बार यही चीज़ आपको स्टेटमेंट बना के दे दे, ठीक है। उसी तरह हम चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक कॉलम में आपके ऑर्गेनाइजेशन दिया है, सम ऑफ इट्स फंक्शन इट वर्क्स अंडर। पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, या आपका DRI हो जाएगा। यही आपका ED होता है, बहुत न्यूज़ में होता है, बट सिंस हम हमेशा ED पढ़ते रहते हैं तो हो सकता है पहली नज़र में कुछ लोग को ये समझ में ना आए कि ये ED की ही बात कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। ना जब हम ED की बात करते हैं तो नॉर्मली PMLA की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कुछ लोग फेमा को भी जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बट यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 की बात कर रहा है। सो इस क्वेश्चन से सब कुछ पढ़ने के बाद क्या लर्निंग मिलती है आपको, क्या प्रोबेबल टॉपिक्स आ सकते हैं, इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो। एक तो पहले हमने देख लिया ED आपका एक टॉपिक हो जाएगा, आपको ED का देखना पड़ेगा, ED का फंक्शन देखना पड़ेगा, इसके पेरेंट मिनिस्ट्री एंड फंक्शन देखने पड़ेंगे। एक आपको ED का देखना है, इसके बाद CBI देखोगे, इसके बाद आप NIA देखोगे, DRI जो पूछा है उसको तो आप देखोगे ही, आप SFIO देखोगे, आप NCB के देखोगे। सो इन सारे बॉडीज़ के आप पेरेंट मिनिस्ट्री को देखोगे एंड फंक्शन को देखोगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि कौन सा एक्ट जो है वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम PMLA की बात करते हैं तो इससे ED डील करता है, उसी तरह हम फेमा की बात करते हैं तो ED डील करता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की बात करोगे तो ये भी ED डील करेगा। इसी तरह जब हम NDPS एक्ट की बात करते हैं तो इससे कौन डील करता है, हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो इससे कौन डील करेगा। यहाँ पे आप एक्ट को भी देखोगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है एंड आई वांट कि आप सभी इसका आंसर करना। बहुत लोग आंसर नहीं करते हैं, बट कोई भी आप चीज़ देखते हो जो ट्राई टू एक्टिवली इन्वॉल्व, राइट। क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा डिजिटल अरेस्ट की बात सुनते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि डिजिटल अरेस्ट जो है, अगर मैं ये बोलूँ कि डिजिटल अरेस्ट इज़ एन ऑफेंस जो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड है इन BNS 2023 एंड IT एक्ट 2000, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है। डिजिटल अरेस्ट इज़ एन ऑफेंस स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड IT एक्ट 2000। इसका आप कमेंट करना यस और नो। यस मीन्स कि रिकॉग्नाइज्ड है, नो मीन्स कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिजिटल अरेस्ट। सो इस क्वेश्चन में जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो आपको इन बॉडीज़ के फंक्शंस को देखने हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज़ को देखना है और एक्ट्स को देखना है, एक्ट इन्वॉल्व। और पर्टिकुलरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें देन आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। टफ क्यों है अभी आप उसको समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको तीनों कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। पहला यहाँ ट्रैप ये है, दूसरा ट्रैप है यहाँ पे ऑप्शन देखो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि पहला सही है कि नहीं सही है, दूसरा सही है कि तीसरा सही है। तो दूसरा ट्रैप आपका ये हो गया ऑप्शन सेटिंग। एंड तीसरा ट्रैप जो है, पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, आपका ये गलत है बिकॉज यहाँ पे ED जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। यहाँ पे बहुत लोगों का गलत हो सकता है बिकॉज जब हम ED की बात सुनते हैं, ED को देखते हैं तो हमारे दिमाग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही आता है, बट ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये गलत हो गया, ये आपका सही है। DRI जो है उसका फंक्शन ये है एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, यहाँ पे कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स इवेडर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आपका ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि UPSC ने यहाँ पे नेम में ही गेम कर दिया है। यहाँ पे कौन सी बॉडी है, यहाँ बॉडी है DG सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, बट असल में ये काम किसका है, ये काम है DG ARM का। DG ARM क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे होगा एनालिटिक्स एंड
रिस्क मैनेजमेंट। DGARM ये करता है एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ IT सिस्टम करता है। सो यहाँ पे UPSC ने नाम में ही खेल कर दिया था, बहुत माइन्यूटली आपको नहीं पता होता, इनफैक्ट आप पढ़ के भी गए होते तब भी इसको गलत कर देते। इनफैक्ट मैंने काफ़ी आंसर की देखा है जहाँ पे इसको सही बताया है, बट ये गलत होना चाहिए। सो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए बने होते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। सेकंड बोल रहा है इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। नाउ इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले लर्निंग की बात करोगे। पहली चीज़ तो आप यही देखोगे कि जो BRSR रिपोर्ट होता है क्या वो हर लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होता है, क्या वो वॉलेंटरी होता है या फिर मैंडेटरी होता है, कैसे अप्लाई होता है, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट और मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है तो आप यही देखोगे कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है, नॉन लिस्टेड कंपनी क्या होता है। इसके बाद आप BSE को देखोगे, आप NSE को देखोगे, आप सेंसेक्स को देखोगे। ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट बनाती हैं PYQ एनालिसिस में। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है ESG रिपोर्टिंग। ESG क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग। जब आप इसको पढ़ोगे तो यहीं पे एक टॉपिक और आएगा ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है ये PYQ में पूछा भी जा चुका है, आप इसको देखोगे। सो दिस इज़ लार्जली योर प्रिपरेशन वाला पार्ट जो इस PYQ को देख के आपको करना है ना। जब हम सॉल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे, पहला स्टेटमेंट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी। दो यहाँ पे क्यू है, पहला ऑल, दूसरा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और RBI की बात कर रहा है। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब हम लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे, हम कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे तो हमेशा हम सेबी की बात करते हैं, ना कि हम RBI की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, कीवर्ड यहाँ पे क्या है, लार्जली। यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे लार्जली बात कर रहा है, ज़्यादातर। मान लो यहाँ पे बोलता ओनली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट यहाँ पे लार्जली की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा है। सो ये आपका सही है, ये गलत है, इसका सही हो जाएगा ओनली टू। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। दूसरा बोल रहा है इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे थीम क्या है, थीम आपका एग्रीकल्चर है प्लस टैक्सेशन है। यहाँ से आप क्या लर्निंग ले सकते हो, क्या आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आप यही देखोगे कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन में आता है या फिर कॉन्करेंट में आता है। इसके बाद पार्लियामेंट एग्रीकल्चर पे लॉ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, अगर बना सकती है तो किस सर्कमस्टेंसेस में बना सकती है और किस आर्टिकल के अंदर बना सकती है। इसके बाद क्या यूनियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को टैक्स कर सकते कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम के क्या क्या कंपोनेंट है, कल्टीवेशन आता है कि नहीं, सेल ऑफ प्रोड्यूस आता है कि नहीं, रेंट रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आता है कि नहीं आता, डेयरी आता है कि नहीं, पोल्ट्री आता है कि नहीं, फिशरीज़, सेरिकल्चर, नर्सरी, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं कि नहीं आती हैं। हो सकता है इस बार आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, अगली बार आपसे पूछा जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इनकम एंड यही आपको 4-5 ऑप्शन दे दे कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी होते हैं जो पार्टली एग्रीकल्चरल होते हैं एंड पार्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे आप टी की बात कर सकते हो, आप कॉफ़ी की बात कर सकते हो, आप रबर प्लांटेशन की बात कर सकते हो, राइट। तो ये होते हैं क्या, ये पार्टली एग्रीकल्चरल होते हैं एंड पार्टली बिजनेस एक्टिविटी होते हैं। सो इसको भी आप ध्यान रखना जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो। ये तो रहा आपका लर्निंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से।
नाउ जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं तो हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट को देखें। इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। ये जो लाइन था डायरेक्टली एग्जामिनर इसको ऐसे भी कर सकता था, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। यहाँ पे एनी लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सो यही पैटर्न आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। नॉर्मली ये लाइन लिखी जा सकती थी, बट यहाँ पे डेलिबरेटली एग्जामिनर ने एनी डाला है। तो एट एनी गिवन डे जब स्टेटमेंट इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट होगा, ये स्टेटमेंट आप गलत मानोगे। मान लो यहाँ पे एनी नहीं होता, तब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि ये सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल हम कुछ PYQs देखते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे देखो एनी की बात नहीं किया है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है। उसी तरह देखो यहाँ पे द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिवेन्यू पेमेंट। यहाँ पे किसी भी एब्सोल्यूट टर्म लाइक एनी को अननेसेसरली नहीं डाला है। दिस इज़ द वे यू हैव टू फाइंड दी पैटर्न। जब हम पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करते हैं ना, तो जब आप PYQs लगाओगे इसी तरह आपको पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एनी होने की वजह से इस स्टेटमेंट को गलत नहीं मान रहे हैं, बट एनी क्यों है और किस जगह है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा। तो आपका जब पहला गलत हो जाएगा तो आपको दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन सा आपका सही हो जाएगा? पहला आपका गलत है, सो डी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब हम PYQ एनालिसिस की बात करते हैं, जब हम मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs की बात करते हैं, तो आपको क्या करना होता है। एक और चीज़ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अप्रोचेस को भी लिखते जाओगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने किस अप्रोच से सॉल्व किया है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन डिडक्शन टेक्निक लगाई है, राइट। जैसे यहाँ पे आपने पेंशन को फाइंड आउट किया, उसकी वजह से आपने इसको एलिमिनेट किया है। उसी तरह इस क्वेश्चन पे आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एलिमिनेट किया था। इस क्वेश्चन को आपने एनी की वजह से, बिकॉज ये अननेसेसरली यहाँ पर लिखा गया, उसकी वजह से आपने इसको एलिमिनेट किया। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप अप्रोचेस भी लिखते जाओगे, ताकि जब आप अपने क्वेश्चन बैंक को बाद में रिवाइज करो तब आपको पता रहे कि आपने किस क्वेश्चन को किस माइंडसेट से सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने चीज़ों को बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके से PYQs को सॉल्व करोगे, PYQs को एनालाइज करोगे, तो चाहे पेपर कितना भी टफ आए, कितना भी पेपर अनकन्वेंशनल आए, आपके लिए टफ नहीं रहेगा। आपका जो मार्क्स रहेगा वो एटलीस्ट कट ऑफ के तो ऊपर ही रहेगा। बट फॉर डैट ये माइंडसेट जो है, ये मेटा एनालिसिस का जो माइंडसेट है, उसको आपको मास्टर करना होगा इन 2 महीनों में। ठीक है, तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे ये इकॉनमी है ना, तो इकॉनमी का सेक्शन जो है, इकॉनमी का 2025 का इस तरीके से कॉलम वाइज अपलोड कर दूंगा, तो आप खुद से भी मेटा एनालिसिस कर पाओगे।